क्या हुआ आंटी? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी हिना ने दौड़कर हमारे पड़ोस वाले घर की मिसेस बत्रा को गिरने से बचाने के लिए पकड़ते हुए कहा। वो अस्वस्थ सी लग रही थी और शायद सिर चकराने के कारण वो असंतुलित होकर गिरने वाली थी। मिसेस बत्रा कुछ बोलती इससे पहले ही बेटी ने कहा, आंटी, आपको तो तेज बुखार है। बत्रा अंकल कहाँ हैं? चलिए हम आपको अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। मिसेस बत्रा कुछ बोल ना सकी। उन्होंने अपने घर की ओर इशारा किया। इतने में ही बत्रा जी हिना की आवाज सुनते ही अपने घर से तेजी से दौड़ते हुए आए। उन्होंने घबराहट में पूछा, क्या हुआ? मैं तो तुम्हें इस चबूतरे में बिठाकर गाड़ी निकालने गया था। हिना बोली, अंकल, आंटी को काफी तेज बुखार है। इसी वजह से शायद इन्हें चक्कर आ गया और ये गिरने ही वाली थी कि मैंने इन्हें पकड़ लिया। इन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं पापा को बुलाती हूँ। हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। हिना ने आवाज देकर मुझे बुलाया। बाहर आने पर मुझे सारी परिस्थिति की जानकारी हुई। मैंने हिना से हमारे घर से पानी की बोतल, ग्लास, ग्लूकोज लाकर मिसेस बत्रा को पिलाने को कहा। मैंने बत्रा जी से कहा, जब तक ये पानी लेकर आती है मैं गाड़ी निकालता हूँ, तब तक आप भाभी जी का ध्यान रखिए। मैंने गाड़ी निकाली। बत्रा जी और हिना मिसेस बत्रा जी को बीच में बिठाकर सहारा देते हुए पीछे वाली सीट पर बैठे। हम चारों गाड़ी से अस्पताल के आपातकालीन विभाग में पहुंचे। डॉक्टर ने मिसेस बत्रा का चेकअप किया और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कब और क्या समस्या है इसकी जानकारी दी। इसके पश्चात उनके उपचार में उनको कुछ इंजेक्शन देकर ग्लूकोज देने के लिए बोतल चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। डॉक्टर के अनुसार मिसेस बत्रा को डिहाइड्रेशन हो गया था और इसीलिए रिहाइड्रेट करने के लिए चिकित्सक की देखरेख में उन्हें अस्पताल में रोकना अनिवार्य था। डॉक्टर के अनुसार उन्हें पहले ही आ जाना चाहिए था। कभी कभी देर होना घातक हो जाता है। डॉक्टर ने उन्हें आपातकालीन विभाग से वार्ड में भेजने के साथ ही जरूरी दवाइयां लेकर आने को कहा। मैंने बत्रा जी और हिना को उनके साथ वार्ड में चलने को कहा और खुद दवाइयां लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर चला गया। डॉक्टर के द्वारा लिखी गई सभी दवाइयां मैं मेडिकल स्टोर से लेकर आ गया। हिना मिसेस बत्रा के बेड के पास स्टूल पर बैठ गई। स्टाफ नर्स ने इशारे से मरीज के पास सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी लोगों को बाहर जाकर बैठने को कहा ताकि वार्ड में भीड़भाड़ ना हो। बत्रा साहब हमारे पड़ोसी थे। उनको और उनकी पत्नी को अपनी अमीरी पर बड़ा गर्व था। हमारे साथ वाले परिवारों से वो बातचीत करने में अपना अपमान समझते थे। बातचीत और व्यवहार से प्राय वो लोग यही प्रदर्शित करते थे कि उनके पास सब कुछ है और उन्हें कभी भी किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो पैसा फेंको, तमाशा देखो वाले सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति थे। मिसेस बत्रा भी गली में अपनी चर्चा के दौरान कहती थी कि इस गली में हमारे पतिदेव की सैलरी के बराबर किसी की भी सैलरी नहीं है। गांव में भी हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी है उतनी प्रॉपर्टी हमारी इस गली में तो क्या, पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं होगी। उनके अनुसार, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये गली है ही नहीं। वो बताती, हम तो बड़ी वाली गाड़ी लेने को हैं, लेकिन यहाँ गलियाँ इतनी पतली हैं कि गाड़ी इन गलियों में कैसे निकलेगी, इसीलिए वो नहीं ले रहे। वो तो जब बोलना शुरू करती तो ऐसा लगता था कि उन्हें केवल बोलना ही है। बोलते समय ज्यादा सोच विचार में भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करती थी। अपनी अमीरी का यशगान करने में शायद उन्हें बड़ी ही आत्मिक सुख की अनुभूति होती थी। एक बार वो अपने शाही खर्च का बखान करते हुए बता रही थी कि हमारा बेटा एक महीने में 3,000 रुपये से ज्यादा की तो कोल्ड ड्रिंक पी जाता है।
तब हिना ने उनसे कहा था, आंटी, 10 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से 3,000 की 300 बोतल हुई। हर महीने में 30 दिन होते हैं। इस हिसाब से एक दिन की 10 बोतलें उसके हिस्से में आती हैं। अब आपका बेटा एक दिन में ये 10 बोतलें कैसे पीता है? 24 घंटे में कितने घंटे सोता है? कितने घंटे जागता है? 10 बोतल रोज खत्म करने के लिए उसने अपना क्या रूटीन तय किया हुआ है? अगर वो इतना कोल्ड ड्रिंक पी लेता है तो ये उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। योग गुरुजी कहते हैं कि ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। मिसेस बत्रा ने झूठ पकड़ने पर भी झुकना तो सीखा ही नहीं था। ऐसे मौकों पर भी मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर घुस जाती थी। वैसे वो तो आसपास के लोगों से बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझती थी। सामान्यतः किसी से भी बात तभी करती थी जब उन्हें कोई काम होता था। आसपास के लोग उनकी इस आदत से भली भांति परिचित थे। तभी तो जब वो अपनी हाँक रही होती थी तब उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं सुनता था। बत्रा जी उनसे भी 4 कदम बढ़कर थे। वो शायद ही कभी किसी से बात करते थे। किसी के सुख दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। अपने घर से बाहर निकलते समय या बाहर से आते हुए घर में प्रवेश करते समय वो किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखना पसंद नहीं करते थे। किसी से मेलजोल का तो कोई सवाल ही नहीं। बत्रा दंपति का शायद यही विचार था कि उनके पास बहुत सारा पैसा है। आज के समय में पैसे की मदद से कुछ भी किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसा है उससे आप दुनिया की कोई भी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। सीधा सा सिद्धांत है कि पैसा फेंको तमाशा देखो। शायद इसीलिए वो किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। उनका ऐसा मानना था कि लोग अमीरों से संबंध अपने लाभ के लिए बनाते हैं। हर किसी को अपने संबंध अपने समान स्तर वाले लोगों से ही बनाने चाहिए। उनके पास पैसा चाहे जितना हो, लेकिन वो रिक्शे वाले से, सब्जी वाले से, फल वाले से या अन्य जिस किसी की सेवा लेते उससे 2-4 रुपए के लिए भी लंबी बहस करने पर उतर आते थे। और इस बहस में वो अपनी अमीरी को बढ़ा चढ़ाकर पूरे मोहल्ले को जानकारी करवा देते थे। बहस करते करते वो गाली गलौज और झगड़े पर उतर आते थे। और इस क्रम में एक बार नहीं बल्कि अनेक बार उनकी पिटाई भी हो चुकी थी। मोहल्ले का कोई भी आदमी उनके झगड़े के बीच कोई समझौते की बात या उनका पक्ष लेने की जहमत नहीं उठाता था, क्योंकि उनके व्यवहार से सभी लोग भली भांति परिचित हो चुके थे। अपने बच्चों के साथ भी उनके संबंध मधुर नहीं थे। बेटी शादी के बाद दूसरे शहर में अपने ससुराल चली गई और उसका इकलौता बेटा शहर में कहीं दूर किराए पर रहता था। बच्चे केवल त्योहार आदि पर आ जाते थे। शायद उन्हें अकेले रहने में ही ज्यादा शांति और संतुष्टि का अभाव होता था। पहले जब बच्चे साथ रहते थे तो बच्चों को डांटने फटकारने की उनकी आवाज अक्सर सुनाई देती रहती थी। बच्चों के जाने के बाद उनके घर पर काम करने के लिए जो बाई आती थी उसके काम में नुक्स निकालना उनकी आदत थी। अक्सर वो उसे डांटने के बहाने ही अपनी अमीरी का यशगान करके संतुष्टि का अनुभव करते थे, क्योंकि लोगों से उनकी बातचीत ना के बराबर होती थी और आसपास के लोगों से उन्हें अपनी यशगाथा गाने का अवसर प्राप्त ही नहीं होता था। इमरजेंसी के बाहर मेरे साथ बैठे हुए बत्रा साहब आज बेहद गंभीर और दुखी लग रहे थे। शायद उनको आत्मग्लानि का अनुभव हो रहा था। उनके चेहरे की भावना से स्पष्ट था कि वो बेहद परेशान हैं और उनके कंधे पर मैंने जैसे ही हाथ रखा वो फूट फूट कर रो पड़े। मैंने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, बत्रा साहब, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाभी जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जैसा कि डॉक्टर भी कह रहे थे कि हम लोग उन्हें सही वक्त पर ले आए।
देर हो जाना घातक हो सकता था। इतना सुनते ही वो फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, हम दोनों का व्यवहार आप लोगों के साथ मधुर नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने हमारी उन गलतियों की तरफ ध्यान न देकर हमारी मदद की। इस समय आप लोग देवताओं की तरह हमारे रूखे व्यवहार को ध्यान में दिए बिना हमारी सहायता में लग गए। हम आजीवन आपके शुक्रगुजार रहेंगे। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आप यूं ही अपराध बोझ लिए बैठे हैं। हम लोग तो ऐसा कभी नहीं सोचते। आजकल सभी का समय बहुत कीमती है। हर आदमी अपने काम में व्यस्त है। आखिर हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हमारा आपका सबसे निकट का संबंध है। हम पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में जितनी जल्दी भागीदारी निभा सकते हैं, इतना जल्दी कोई दूसरा नहीं निभा सकता। हमारा या आपका कोई निकट संबंधी जब जानेगा तभी तो आ पाएगा, और जानने के बाद भी उसे हमारे पास आने में कितना समय लगेगा, ये भी परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। आज हमारी समझ में आ चुका है कि आदमी का काम आदमी से ही होता है। अगर इस समय आप लोगों ने हमारी मदद न की होती तो मैं अकेले इन्हें कैसे लाता, और अगर देर हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। इंसान की जान अमूल्य होती है, इसकी पैसों से तुलना नहीं की जा सकती। मानवीय मूल्यों की कभी भी पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। बत्रा जी के मन में पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। मैंने उन्हें इस विषय से पूरी तरह निश्चिंत और शांतिपूर्वक धैर्य धारण कर पूरा ध्यान भाभी जी के स्वास्थ्य की ओर लगाने के लिए कहा। जब मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि इतनी गंभीर समस्या अचानक तो नहीं आ सकती, तबीयत कई दिनों से खराब रही होगी, तब उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते से इसने काम वाली बाई को डांट कर भगा दिया। तबीयत खराब होने के बावजूद ये काम करती रही। मेरे पास भी इसे डॉक्टर को दिखाने का समय नहीं था। आजकल बेटे से बातचीत बंद है, इसीलिए उसे भी खबर नहीं की गई। पिछले 3-4 दिन से तबीयत ढीली थी। कल सुबह से हल्का और बाद में तेज बुखार हो गया। शाम को भी तबीयत खराब लग रही थी, पर बहुत ज़्यादा नहीं। रात में करीब 2 बजे तबीयत कुछ ज़्यादा खराब होने लगी थी, लेकिन इतनी रात में ले जाना संभव नहीं लगता था। सवेरे तक जो हाल हुआ उसके हिसाब से इसे मैं अकेले कैसे लाता। हिना ने जिस समय इसे पकड़ा, उस समय की हालत देखकर तो मेरे हाथ पांव ही फूल गए थे। आज मैं ये जान चुका हूँ कि सच्ची दौलत आपसी सहयोग से ही है। बाकी ये धन संपत्ति सब मोह माया है। मैंने उन्हें अपराध बोध से पूरी तरह मुक्त करने के उद्देश्य से कहा, आप इन सब चीज़ों को भूल जाएं और बीती बिसरी बातों को भूलकर आगे की सुध लें, क्योंकि वो क्षण जो दुख दें उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। देखिए, वार्ड बॉय शायद आपको ही बुला रहा है। बत्रा साहब मेरे साथ साथ वार्ड बॉय की ओर चल दिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।